नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज बहुत सारी खबरों की बात करेंगे। बिहार में चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है और वहां अब क्या क्या बयानबाजियां हो रही हैं, किस खेमे में क्या तैयारियां हो रही हैं, नए सर्वे क्या बता रहे हैं, किसको आगे और किसको पीछे दिखा रहे हैं, ये सारी बातें होंगी आज। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति में कथावाचकों की एंट्री और अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और उन पर एक बयान से वार किया अखिलेश यादव ने, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। महाराष्ट्र में महायुति सरकार को अपने कदम क्यों पीछे खींचने पड़े शिक्षा विवाद में, और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की आहट से क्या एकनाथ शिंदे परेशान हो गए हैं, इसकी बात भी होगी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी हम लोग बात करेंगे। ईरान क्या दोबारा से अब न्यूक्लियर बम बनाने के लिए अपने बचे कुचे यूरेनियम को बचाने की तैयारी में है? क्या अमेरिका एक बार फिर ईरान के ऊपर हमला कर सकता है? ईरान के एक आयतुल्ला ने आखिर नेतन्याहू और ट्रंप के ऊपर फतवा क्यों निकाला, इसकी बात भी होगी। आसिम मुनीर क्यों कह रहा है कि मैं आतंकवाद खत्म करने वाला था, उससे पहले भारत ने हमला कर दिया, इसकी बात भी। ये सारी खबरें आज कहानी कुर्सी की में होंगी और मेहमानों के साथ उस पर बात होगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब और कोमोडोर एस बैल हमारे मेहमान आज। बहुत स्वागत सर आप सभी का। बिहार से शुरुआत करते हैं व्यूअर्स। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अब शोर जो चल रहा है वो है शरिया का शोर। आपको मालूम है पटना में कल एक बहुत बड़ा जलसा किया गया था गांधी मैदान में, जिसको इमारते शरिया नाम की एक संस्था ने आयोजित किया था। और इस जलसे में आरजेडी के तेजस्वी यादव शामिल हुए थे, कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद, ये सारे लोग यहां मौजूद थे। यहां राहुल गांधी का एक लिखा हुआ भाषण भी पढ़ा गया था। पप्पू यादव भी मंच पर दिखाई दिए थे। मदनी आए नहीं थे लेकिन उन्होंने अपने नुमाइंदे को यहां भेजा था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान भी इस जलसे के अंदर मौजूद थे इस मंच पर, लेकिन इनके अलावा किसी और पार्टी का यानी खास तौर पर सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति यहां पर नहीं था, क्योंकि ये रैली थी उनके खिलाफ। अब ये सारे नेता एक मंच पर जुटे तो बात क्या हुई? बिहार चुनाव से पहले माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटों की ताकत का डर एनडीए को दिखाना ही इस कार्यक्रम का एक मेन मकसद था। कार्यक्रम में वक्फ बिल से लेकर वोटर लिस्ट तक तमाम मुद्दों पर बातें की गई, मुस्लिम एकता के नारे लगाए गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर लिस्ट विवाद पर जोर देकर के कहा कि नई वाली लिस्ट में जिनका नाम नहीं आएगा उनको नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब ये सारी बातें, इनमें से बहुत कुछ कल हो गया था, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी ने आज रिएक्ट किया है और बीजेपी ने कहा कि यह आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये समाजवादी जितनी पार्टियां हैं, नमाजवाद ही इनका समाजवाद है। अब इस बयान का मतलब क्या? आखिर बिहार में क्या एक ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है और ये कोशिश की शुरुआत किसने की है? इसका इल्जाम विपक्ष पर, आरजेडी कांग्रेस पर लगाया जाए या फिर बीजेपी पर इसका ठीकरा फोड़ा जाए? आज बीजेपी की तरफ से बात करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने जब ये बात कही कि ये आरजेडी और समाजवादी पार्टी का समाजवाद दरअसल इनका समाजवाद नहीं है बल्कि नमाजवाद है, उसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि 50 साल अभी इमरजेंसी को पूरे हुए हैं और अगर एक हजारों लोगों की सभा में नारे लगाए जाते हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो केंद्र की पार्लियामेंट की तरफ से बनाए गए कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, तो फिर ये इमरजेंसी के ही नए दौर की आहट नहीं है तो क्या है? लेकिन अब वो दौर कभी लौटकर दोबारा नहीं आएगा। तो इसकी बात हम लोग करेंगे। कुछ बयान आपको सुनाता हूं। पहले तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, ओवैसी क्या कह रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी ने इस जलसे पर क्या कहा। नाइंसाफी हुई है, जो देश के संविधान को तोड़ रहे हैं। आने वाला बिहार में अक्टूबर नवंबर को जो चुनाव है, ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। अच्छा, कितने बिहार प्रदेश में कितने लोग डॉक्यूमेंट है बताइए आप देख मालूम करिए। अच्छा, बीएलओ को इतनी अनबिल्ड पावर्स क्यों दे रहे हैं? अगर कोई बीएलओ जाएगा और 2 से 3 मर्तबा जाएगा और कोई नहीं रहेगा तो उसको ये राइट है कि वो लिख दे ये डाउट है,
और जब लिख देगा तो अगर किसी बिहारी का नाम नहीं आएगा वोटर लिस्ट में, उसको नौकरी कौन देगा? तो सब होगा ना, उसको नौकरी कौन देगा? अब ये डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये सच्चाई इसलिए। राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। जहां तक इस्लाम धर्म के, इस्लामी अकीदे के मुकद्दस रवायतों का सवाल है तो बहुत साफ कहना चाहता हूं, कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। यह मुल्ला मौलवियों का अपना क्रिएशन है। और कुरान में तो यह कहा गया है जितना हो सके खर्च करो, होल्ड मत करो। वक्फ का मतलब अरबी में होता होल्ड करना। इस्लामी अकीदे में तो कहा गया अनफिकूफी सबीउल्लाह, यानी जो है खर्च करो। परंतु आप क्या कहते हैं? जो है जोड़ लो और मुल्ला मौलवियों के कदमों में जाके अर्पित कर दो ताकि बदले में वोट की सियासत हो सके। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं, जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं, यह बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का समाजवाद के साथ आज हम खड़े हैं, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई, बहन, बेटा, हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। वक्फ का मुद्दा एक बार फिर उठेगा, इसमें तो खैर किसी को शक नहीं था, क्योंकि ये तो पहलगाम हमला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, इस बीच में आप कह सकते हैं कि वो जल से जो है उन पर एक रोक लग गई थी। लेकिन बिहार में इतनी तेजी के साथ इन मुद्दों का उठना और अब समाजवाद और नमाजवाद का इस बीच में आ जाना, क्या अब बिहार की चुनाव की टोन यही रहने वाली है त्रिपाठी जी? नहीं, निश्चित तौर पर। और कल भी एक बात मैंने कही थी कि शायद तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में वो कहते थे, और राष्ट्रीय जनता दल ने बाकायदा उसको दर्ज कराया था कि राहुल गांधी से ज़्यादा बिहार आ जाए, चूंकि वो बार बार आ जा रहे थे, अधिक रैलियां उन्होंने कर दी थी, इसकी वजह से राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाली सरकार नहीं बनी। ये भी ध्यान में लोगों कि 2020 के चुनाव में, चलते चुनाव में राहुल जी की घोषित सभाएं रुक गई थी। लेकिन इस बार लग रहा है कि राहुल जी के पहुंचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव की ये जो बातें हैं, और जिसको हम बार बार कह रहे हैं ना कि भाई वक्फ का कानून है, संसद से पारित हो गया, जेपीसी ने कर दिया, इतने हजारों लोगों का प्रतिनिधिमंडल आया, अलग अलग आके जेपीसी के सामने प्रेजेंटेशन दिया, गरीब मुसलमान, अमीर मुसलमान, सब हो गया। लेकिन जिस अंदाज में तेजस्वी खड़े हैं, ये सचमुच देश की संसद को चुनौती देने वाला है। और हो सकता है कि ये कहा जाए भाई विरोध कोई भी कर सकता है, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन जब इस अंदाज में चुनौती दी जाती है तो जो मैं बार बार कहता हूं कि वो जो हम भारत के लोग हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैं, उनको ये थ्रेट महसूस होती है। और जब आप किसी भी एक समूह को लेकर इस तरह से आक्रामक अंदाज में बात करते हैं, चाहे वो जाति हो, जैसे आप किसी एक जाति को लेकर इस तरह की रैली करें, सभा करें, तो दूसरे लोग थोड़ा सा डरने लगते हैं, कह रहे क्या भाई, क्या ये सरकार आएगी तो दूसरे लोगों के लिए कुछ मुश्किल होगी, थोड़ा दोयम दर्जे का मसला हो जाएगा क्या। अब जब आप मुसलमानों की इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को तो इसको उठाना ही था, लेकिन जरा आप सोचिए कि इसके तेजस्वी यादव के ये जो तकरीरें हुई हैं, उसके उस दौरान जो मंच पर जो लोग बोले होंगे, क्योंकि तेजस्वी तो ठीक है, शरीयत ठीक है, नहीं सीधे नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी लोग तो बोल रहे थे। जिस संगठन ने बुलाया उसका नाम ही इमारत शरिया है, तो ये पूरे बिहार में जब जाएगा कि शरिया और शरीयत के आधार पर करना चाह रहे हैं, और जब लोग रिलेट करेंगे कि इसी पटना में पुलिस ने बाकायदा पकड़ा था कि पीएफआई का पूरा एजेंडा था कि कैसे हम अगले कुछ वर्षों में गजवाए हिंद लागू कर देंगे, ट्रेनिंग कैंप वहां चला रहे थे, कैसे पटना के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, कैसे सीमांचल का पूरा इलाका जो डेमोग्राफी बदल गई, तो वहां चुनाव भी अलग तरीके से होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ इस चुनाव का मुख्य मुद्दा बनने जा रहा है,
तेजस्वी यादव ने राजनीतिक तौर पर कहें तो बहुत बड़ी नासमझी की है। अब इसमें वक्फ की बात तो पूरे देश में हो रही थी, बिहार में मुद्दा उठेगा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। लेकिन जो आपने कहा कि तेजस्वी ने कोई भूल कर दी इस प्रोग्राम में जाकर के, अब वो भूल जो है जिस संस्था ने ये प्रोग्राम आयोजित किया, क्या उसके साथ खड़े होने में तेजस्वी यादव से हो गई? इमारतें शरिया, एक तो नाम में शरिया, मतलब मैं सीधी बात कह रहा हूं, और 1920-21 में ये संस्था शायद बनी थी, और इसका मकसद ही है इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाना, उसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाना, और खास तौर पर बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इन राज्यों के अंदर ये संस्था काम करती है। अब इसके जो सदर होते हैं उनको कहा भी अमीर शरीयत उनका ओहदा ही वो होता है, तो वहां जाहिर है जब नारे भी लगे तो संस्था के नाम में भी शरीयत के नारे लगे। क्या ये कोई सेल्फ गोल है तेजस्वी यादव का? मुझे नहीं लगता। सेल्फ गोल किस बात का है? मुसलमानों के साथ खड़ा होना कोई सेल्फ गोल होता है? नहीं, पॉलिटिकल सेल्फ गोल कि इससे ध्रुवीकरण मुझे हो जाए, नहीं, ध्रुवीकरण होगा। हाँ। ये मैं मानता हूँ, ध्रुवीकरण होगा। हाँ, ध्रुवीकरण होगा, लेकिन ध्रुवीकरण उनके लिए भी जितना ध्रुवीकरण उनका फायदा कर सकता है वो करेगा। दूसरा जो रिवर्स पोलराइजेशन होगा वो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को फायदा कर सकता है, और इसकी जितनी बड़ी रैली हुई है ये बीजेपी को, जेडीयू को रिवर्स पोलराइजेशन के लिए प्रेशराइज भी करेगा और एक बेनिफिट भी देगा, मौका देगा कि वो इस तरह से करें। अब वो कितना रिवर्स पोलराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकली जो इतनी बड़ी रैली पहली बार हुई है बिहार में, और बल्कि मैं समझ रहा हूँ वक्फ को लेकर भी इतने सारे कार्यक्रम हम लोगों ने भी किए और देखे हैं, इतनी बड़ी रैली वक्फ को लेकर भी कोई नहीं हुई है। और सारी पार्टियाँ बिहार की, मतलब बीजेपी जेडीयू तो नहीं होंगी उसमें, या जो भी एनडीए की पार्टी होंगी वो नहीं होंगी, बाकी सब पार्टियां एक साथ हैं। तो ये एक पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन भी है कि बिहार के इलेक्शन में कौन लोग एक तरफ खड़े हैं, कौन दूसरी तरफ खड़े हैं। अब कितना उसका रिवर्स नुकसान केवल रिवर्स पोलराइजेशन में हो सकता है कि बीजेपी जेडीयू उसको कितना रिवर्स पोलराइजेशन कर सकती है। अदरवाइज वो उन्होंने अपनी तस्वीर साफ कर दी कि वो किधर खड़े हैं। वैसे भी कोई मुझे इतना कोई नई बात नहीं लग रही, वो तो उधर ही खड़े थे, नया कुछ भी नहीं है। नया इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि नया कुछ हो, लेकिन ये ज़्यादा ताकत के साथ खड़े, ये एक बड़ी बात है। और कांग्रेस और वो भी हो गए, और दूसरा MIM जो इसकी बात पहले पिछली बार अलग थे, अब वो MIM भी उनके साथ आ गए। तो ये जो पूरा पोलराइजेशन है या एकजुटता है, जो भी शब्द आप काम मिले, वो इनको कोई नुकसान करेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमने कल भी इसकी चर्चा की थी कि इतना तो अलग दिखाई दे रहा है कि अब AIMIM या मतलब ओवैसी और उनके नेता अब ये मेन स्ट्रीम और बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मंच पर, मतलब उनको आने दिया जा रहा है, कम से कम एक मंच पर ये लोग आ रहे हैं। तो इस सेंस में एक जुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है वक्फ के मुद्दे के ऊपर। संजय साहब, आपके क्या टेक है इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि ये तय था कि जब नीतीश कुमार जब वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, एनडीए के साथ चले गए, और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया, ये तय था कि तेजस्वी यादव बिहार के अंदर से राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। अब तेजस्वी यादव का तो वोट बैंक ही वो ये मैं समीकरण का उनका वोट बैंक है, मुसलमान और यादव का उनका वोट बैंक है, यादव उनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मुसलमानों का एक हिस्सा नीतीश कुमार के साथ भी था बिहार के अंदर, क्योंकि उनकी जो सेकुलर छवि मानी जाती थी कि भाई नीतीश कुमार बिहार के अंदर सेकुलर लीडर है। और 2014 में जब उन्होंने एनडीए से हिस्सा तोड़ा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया था, तो वो एनडीए से अलग हो गए थे। आज 10 साल बाद नीतीश कुमार की बिहार के अंदर क्या स्थिति है? नीतीश कुमार तो अब नीतीश कुमार की कोई हैसियत नहीं कि वो कोई निर्णय ले सके। जिस तरीके से उन्होंने खुलकर वक्फ का समर्थन दिया है, अब तेजस्वी को लग रहा है कि वोटों का बंटवारा बहुत साफ है। यादव और मुसलमान पूरा अगर मेरे पास आ जाता है, जो नीतीश के पास जाता रहा है किसी और के पास, तो मैं एक ताकत के रूप में 30 से 35% का वोट बैंक मेरे पास है। मैं अब 35% के वोट, 30% के वोट बैंक पे मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। और अगर थोड़ा मैं, जैसे कल उन्होंने वैश्य सम्मेलन किया है, वहां पर कल जो हुआ था वैश्यों का कि वैश्य आयोग बनाएंगे, वो पिछड़े लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अगर मैं 5-7% वोट जोड़ लेता हूं तो मेरे मुख्यमंत्री या महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। मुझे लग रहा है उनका गणित बहुत साफ है, मुसलमान तो उन्हीं के साथ है, बीजेपी के साथ तो आना नहीं है, तो खुल के तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। जिस तरीके से यादव कथावाचक के साथ जो घटना घटी उसके बाद उन्होंने उसको उठाने की कोशिश की है, तो उनका बहुत साथ है कि जो हमारा कोर वोटर है अफवाह समीकरण, वो पूरा हमारे साथ जुड़ा रहे, और बाकी का जो वोटर है उसमें से अगर हम 4-5% जोड़ लेते हैं तो हम सरकार में आने की संभावना बना लेंगे। और मुझे लग रहा है वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, और उसका राजनीतिक लाभ उनको होने जा रहा है। इसी सम्मेलन से जुड़ी एक अपडेट आपको मैं देता हूं। बीजेपी के जो सोशल मीडिया के हेड है अमित मालवीय, उन्होंने इसी गांधी मैदान के कार्यक्रम का एक वीडियो अभी शेयर किया है, और इस वीडियो में एक शख्स बोलता हुआ दिखाई देता है, इमारतें शरिया के नाम पर हमने पूरा गांधी मैदान भर दिया।
और ये वीडियो शेयर करते हुए अमित मालवीय लिख रहे हैं कि तेजस्वी यादव की गांधी मैदान रैली का असली एजेंडा अब सामने आया है। मंच से अब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की नहीं बल्कि शरिया और शरीयत कानून की बातें हो रही हैं। क्या तेजस्वी और राहुल गांधी बिहार को संविधान नहीं शरीयत से चलाना चाहते हैं? देश को बांटने वाली इस खतरनाक राजनीति का जवाब जनता 2025 में देगी। बिहार संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। वही बात जो भी हम कर रहे थे और जो त्रिपाठी जी ने कहा कि अब इस तरीके से इस पूरी पिच पर जाने की कोशिश अगर तेजस्वी यादव को बैकफायर उनके लिए कर सकती है, इस पर भी हमको सोचना पड़ेगा। अगर हम सुन सकें थोड़ा ये व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, इसको बीजेपी बता रही है कि यहां से शरिया की डिमांड हो रही है। देखिए, वैसे तो ये संस्था का नाम ही ले रहे हैं और कह रहे हैं आपने अमीर शरीयत के नाम पर एक आवाज पर आपने गांधी मैदान को भर दिया। अब लेकिन वही है, अब ये शोर जहां जहां भी जाएगा सुनने वाले को केवल शरिया शरीयत शरिया शरीयत यही सुनाई देगा। बैल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक चीज मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता था, एक पॉजिटिविटी बनी थी ऑप सिंदूर के साथ पूरे देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं मुद्दा कुछ रह नहीं गया था किसी और के पास। तो अब मुद्दा क्या है कि किस तरीके से हम मुस्लिम वोट को यूनाइट करें, को कंसोलिडेट करें। और उसके अंदर एक बहुत अहम चीज आ जाती है कि 13 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर 1.76 करोड़ यानी कि 17% के करीब जो है वो मुस्लिम वोट है। और यहां पे देखे कौन सी पार्टी जो नीतीश कुमार की पार्टी जो थी, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो उनको छोड़ के बाकी सारी पार्टीज वहां पे हैं। और उनको देख लें तो आईएनसी जिसका वोट बैंक पिछली बार से कम हुआ 2015 से 2020 के अंदर, और सेम हुआ आरजेडी का जिनका कम हुआ, और सिर्फ एआईएम रही थी वहीं पे 5 सीट के ऊपर। लेकिन बीजेपी का बढ़ा था पिछली बार, और वो बढ़ा था काफी हद तक जब उन्होंने 74 सीट्स ली थी। तो इसको एक चीज, और प्रशांत किशोर जो दूसरी चीज की बात कर रहे थे, प्रशांत किशोर का क्या वक्फ के ऊपर कमेंट है, तो उन्होंने नीतीश कुमार को अटैक किया है इसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें देखें तो ये ज्यादातर पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन है, और यूनिटी बनानी मुस्लिम्स के अंदर ताकि वो एनडीए को वोट ना करें और एनडीए को नीचे लेके आए। अच्छा, इस सबके बीच में एक सर्वे की बात मैं आपके सामने करता हूं, क्योंकि ये इस बार बिहार के अंदर ये शरिया और वक्फ बोर्ड के शोर के बीच पोलराइजेशन की कोशिश, इससे किसको फायदा होगा और इसकी जरूरत किसको है। सी वोटर ने इस साल 4 सर्वे किए और इन 4 सर्वे में वो मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सबसे पसंदीदा उम्मीदवार है जनता का, उस पर उन्होंने जनता की राय मांगी है। और इसमें कुछ ट्रेंड्स जो हैं वो साफ साफ दिखाई देते हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को पीछे छोड़ दिया, इस सर्वे का ये पहला ट्रेंड है। मतलब अब नीतीश कुमार पहला नंबर तो छोड़िए, दूसरा नंबर तो छोड़िए, अब वो तीसरे नंबर पर आ चुके हैं जनता की पसंद के तौर पर मुख्यमंत्री की रौन पर। सी वोटर ने बिहार चुनाव से पहले अब जो एक लेटेस्ट सर्वे किया है, इसमें बेस्ट सीएम कैंडिडेट के रूप में नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर आ गए हैं। फरवरी 2025 में प्रशांत किशोर 14.9% बिहारियों की पहली पसंद थे। जून में 18.2% वोटरों की पसंद बने, यानी पिछले 4 महीने में प्रशांत किशोर की लोकप्रियता 3.3% बढ़ी है। और फरवरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18.4% लोगों की पहली पसंद थे। जून 2025 में नीतीश बाबू की लोकप्रियता घटकर 17.4% रह गई, 4 महीने में 1% की कमी आ गई। तेजस्वी यादव लगातार इस टैली में नंबर 1 पर चलते आ रहे हैं। 4 महीनों में तेजस्वी यादव का ग्राफ 40.6% से लेकिन घटा है, अब वो 34.6% पर आ गया है, यानी तेजस्वी यादव का ग्राफ भी 6% घटा है। तो ट्रेंड ये बता रहा है कि जहां तेजस्वी यादव नंबर 1 पर बरकरार हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता में धीरे धीरे इस सर्वे के मुताबिक थोड़ी थोड़ी कमी आ रही है। नीतीश कुमार का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं। प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है, वो नंबर 2 पर है। चौथे नंबर पर कौन है आपको जानकर हैरानी होगी, चौथे नंबर पर है चिराग पासवान। चिराग पासवान को लगभग 9% के करीब लोग एक बेहतर मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। और 5वें नंबर पर जाकर के कहीं नाम लिया जा रहा है सम्राट चौधरी का, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उप मुख्यमंत्री भी इस सरकार के अंदर हैं। अब ये ट्रेंड क्या बताता है इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर के कुछ दावों का जिक्र हुआ था कल भी, आज भी उसकी बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली, मैं लिख कर दे देता हूं।
प्रशांत किशोर से जब उनकी अपनी पार्टी के बारे में पूछा गया कि आपको कितनी सीटें आएंगी, तो उन्होंने बड़े खुलकर एक बात कही कि जन स्वराज या तो अर्श पर होगी या फर्श पर। नीतीश कुमार के जदयू को 25 से कम सीट आएगी, चाहे वो किसी भी कोalition में लड़ लें, किसी भी कोalition में लड़ लें। जब नीतीश बाबू, आपको याद होगा, लोकसभा में इंडिया गठबंधन में थे, तो मैंने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन में लड़ेंगे तो इनको 5 सीट नहीं आएगा, डर के मारे भागे फिर भाजपा के साथ। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार को विधानसभा में जदयू को 25 सीट से कम ही आएगा, और इसके साथ ही जदयू का एज ए दल मुझे लग रहा है कि खात्मा हो जाएगा। ज्यादातर लोग उसके चले जाएंगे भाजपा में। क्या खुद आप चुनाव भी लड़ेंगे? लड़ सकते हैं। क्यों? लड़ सकते हैं, पार्टी अगर तय करेगी तो लड़ेंगे। कोई मजबूत उम्मीदवार दिखना चाहिए जिसके साथ लड़ा जाए। तो तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कहा मेरे साथियों ने भर दिया है फॉर्म मेरा राघवपुर से। आपका क्या आकलन है, कितनी सीटें आपको लगता है? आपको 2-3 साल से बता रहे हैं कितनी सीट, क्या अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 से कम या इतनी बड़ी बहुमत की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। देखिए, बात तो खैर आप साहब कह रहे हैं अर्श पे या फर्श पे। एक जगह इन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी किंग मेकर बन सकती है। अब लेकिन अब एक लॉन्च हुई पार्टी का अर्श भी तो पता होना चाहिए ना। अब अर्श जो है वो अपने दम पर मेजॉरिटी होगा क्या? नहीं, देखिए, इस मामले में हम सबको प्रशांत किशोर जी की बड़ी प्रशंसा करनी चाहिए। राजनीतिक तौर पर इससे सुंदर रणनीतिक बयान नहीं हो सकता है। आपने कह दिया अर्श पर या फर्श पर। अब बिहार में जो लोग भी राजनीति को बदलते हुए देख रहे हैं, तो उनको लगेगा कि अच्छा ठीक है भाई, इसका मतलब कुछ तो है इसके पास, लेकिन इसको डर है कि अच्छा इस वर्ग का समर्थन मिलेगा या नहीं, इस वर्ग का समर्थन मिलेगा कि नहीं। तो एक तरह से उन्होंने सबके मन में जो भ्रम होता है वो पैदा कर दिया। दूसरा, जब वो ये कह रहे हैं तो उनका निशाना बहुत स्पष्ट समझिए। वो कह रहे हैं कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, और ये कोई छिपी बात तो है नहीं कि उनको उपाध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था नीतीश जी ने। नीतीश जी के घर में रहते थे, पार्टी प्रशांत किशोर को सौंपने की तैयारी थी, लेकिन पार्टी के भीतर विद्रोह हो गया। तो एक उनकी जो मंशा है कि हम जेडीयू की जगह बिहार की राजनीति में लेंगे, और लगातार उनके निशाने पर जैसे नीतीश रहते हैं उससे समझ में भी आता है। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अपनी हैसियत खुद तो जानते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है। जो उन्होंने कहा कि 10 से नीचे, मुझे लगता है वो व्यवहारिक है। उसके ऊपर वो, मुझे लगता है हर व्यक्ति जो राजनीतिक तौर पर सपना देखता है, वो सपना है। किसी किसी का सपना पूरा भी होता है। आंसू, अरविंद केजरीवाल, ऐसे सपने पूरे भी हुए हैं। तो ये सपना वाला है, फर्श वाला। अर्श का मतलब हमको बहुत छप्पर फाड़ मिल गया, बिल्कुल मेजॉरिटी मिल जाएगी, मेजॉरिटी मिल जाएगी। बिल्कुल, ये ऐसा ही कहना चाहते हैं। पिछली बार इन्होंने नंबर भी दिया था, पता नहीं क्यों नंबर नहीं दे रहे हैं। पिछली बार उन्होंने कहा कि हम 122 के पार जाएंगे। 122 सीधा सा मतलब हुआ कि 245 में अगर वो आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब वही कह रहे हैं। अरे दूसरा, हम जो सर्वे की बात कर रहे थे भी, उस सर्वे में आप हालांकि सौरभ जी, सर्वे वाले पे एक लाइन, हाँ, मतलब कुछ अतिरेक नहीं हो गया। अब अच्छा, वो उस व्यक्ति के दावे पर आप नहीं कह रहे हैं कि वो अर्श पर जो है मेजॉरिटी पा जाएगी। फर्श है। हम तो 10 के नीचे ही देख रहे हैं, लेकिन अतिरेक ये कि वो और नीतीश एक बराबर खड़े हो गए हैं, नीतीश से ऊपर हो गए। हाँ, यही मैं कह रहा हूं। अगर ये स्थिति है तो कहीं दिखना भी तो चाहिए ना। अभी उनकी पार्टी की स्थिति है, क्या प्रत्याशी तय कर पा रहे हैं क्या? अभी तक उनको यही नहीं पता कि अपनी कौन सी विधानसभा पर कोई लड़ेगा मजबूत आदमी। पीके के नंबर से ज्यादा नीतीश कुमार के नंबर क्यों नहीं देखते कि उनके नंबर कितनी तेजी से घट रहे हैं? नीतीश जी के वो जगह कोई तो लेगा ना। नीतीश जी के नंबर घटने की तो बड़ी सीधी सी वजह है। और मैं इस चुनाव में जो देखता हूं, इन सारे सर्वेज को आप कभी भी दूसरे वालों से मत देखिए, सिर्फ तेजस्वी का ग्राफ देखिए। अगर वो चढ़ रहा है तो ये एनडीए के लिए मुश्किल है, अगर वो घट रहा है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे उनका कोई प्रत्याशी हो या ना हो। 4 महीने में 6% डाउन होने के बाद भी 34% पर है। तो यही तो उनके लिए संकट है ना। पिछली बार तो आपको याद नहीं है, 8 सीटों का फर्क तो था। और बिहार की जो राजनीति है उसमें खांचे इतने भयानक, एकदम पक्के वाले हैं ना, सीमेंटेड कंक्रीट वाले, कि उसमें थोड़ा इधर उधर होगा तो वही मेजॉरिटी ले जाएगा। सर, ये जो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, मुझे लग रहा है ये युवाओं का चुनाव है। फिर वो तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर हो या चिराग पासवान हो, अब जो बुजुर्ग नेता है वो सब घर बैठने की बारी आ गई है। अब बिहार मुझे लगता है कि एक नए अल्टरनेटिव की तरफ देख रहा है।
20 साल से नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार के अंदर है। अब जनता कह रही है ना कि भाई नीतीश के बाद कौन? भारतीय जनता पार्टी 20 साल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रही है, लेकिन 20 साल में भारतीय जनता पार्टी को विकल्प नहीं दे पाई। आज भारतीय जनता पार्टी का कहने की स्थिति में है कि नीतीश नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के पास है मुख्यमंत्री का चेहरा है, हम इसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज भी भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार लगातार अलोकप्रिय होते जा रहे हैं, नीतीश कुमार का सूर्यास्त होने की स्थिति में आ गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वो आज बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और कह रही है कि चुनाव के बाद देखेंगे। मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव सबसे प्रबल दावेदार बनकर निकलेंगे और प्रशांत किशोर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। वो किसी को भी चौंकाएंगे और सब डरे हुए कि किसका वोट काटेंगे। वो तेजस्वी का भी वोट काटेंगे और वो एनडीए का भी वोट काटने वाले। मुझे लग रहा है कि जो जनता ने 15 साल लालू को देखा, जिन्होंने 20 साल नीतीश को देखा, जो अल्टरनेटिव देख रहा होगा बिहार के अंदर, वो प्रशांत किशोर जिस तरीके से गांव गांव जन स्वराज को लेकर जा रहे हैं, जनता कहेगी कि भाई ईमानदार आदमी है, परिवारवाद की राजनीति नहीं करते, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, बच्चों की शिक्षा की बात कर रहा है, जातिवाद की राजनीति की बात नहीं कर रहा है, तो क्यों ना हम प्रशांत किशोर को एक मौका दें। प्रशांत किशोर के बारे में 2-3 चीजों के बारे में कोई डाउट नहीं हो सकता। एक, इनकी पॉलिटिकल सेंस, पॉलिटिकल टाइमिंग, क्योंकि इन्होंने इतने चुनाव लड़वाए हैं, इतने एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर इतना काम किया है। दूसरा, बिहार में इन्होंने मेहनत खूब की है, इसमें कोई शक नहीं है। गांव-गांव पदयात्रा करना, निकालना, हजारों किलोमीटर पांव से सड़क से नाप देना आसान काम नहीं होता, और प्रशांत किशोर ये काम पिछले कुछ वर्षों से लगातार कर रहे हैं। तो इसका कुछ तो फायदा जनता भी देखती होगी कि भाई एक आदमी हमारे बीच में आ तो रहा है। वो कितना फायदा हो ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज और, बंगाल का पिछला इलेक्शन याद आता है जब बीजेपी बहुत जोर पर चल रही थी और दावा था कि बीजेपी मेजॉरिटी ले जाएगी, बीजेपी को 150 सीट आ जाएगी, इतनी सीट आ जाएगी। इन्होंने ये कहा था कि बीजेपी को अच्छे नंबर आएंगे, तभी ममता बनर्जी का चुनाव लड़वा रहे थे, और इन्होंने ये माना कि बीजेपी अच्छा कर रही है, बीजेपी पिछली बार से बहुत ज्यादा सीटें जीतेगी, ये भी माना, लेकिन कहा कि वो 100 के ऊपर नहीं जाने वाली है, ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूं। और वो हुआ, बीजेपी काफी 100 से काफी पीछे रुक गई थी। और अब ये जो बिहार के नंबर ये दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को 25 सीट से ज्यादा नहीं आएगी। तो बिहार में नीतीश कुमार पिछला चुनाव बड़े पार्टनर की हैसियत से लड़े थे, 115 सीटें लड़े थे और 43 सीटें उनको आई थी। बीजेपी 110 सीटें लड़के 74 सीटें आई थी। अब ये कहते हैं 25 पर आ जाएंगे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार अगर 25 पर आ जाएंगे तो केवल जेडीयू को थोड़ी डुबाएंगे, फिर तो पूरा इंडिया का जहाज लेकर के डूबेंगे ना सर। देखिए, प्रशांत जी ने अपने नंबर बता दिया कि 10 सीटों तक वो आ सकते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ी हैरानी नहीं होगी अगर वो इतना कर लेते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत वो कर रहे हैं। बिहार की राजनीति को अगर आप समझें, मैं समीर जी की इस बात से सहमत हूँ कि ये इलेक्शन यूथ का इलेक्शन है। वहाँ पर एक नई लीडरशिप चेंज का, जनरेशनल चेंज वहाँ पर हो रहा है। और नीतीश कुमार जी को अभी भी सी वोटर में तो यशवंत जी हैं, बहुत लंबे समय से सी वोटर जो है ट्रैक करता रहता है, तो उनकी बात में कोई सवाल नहीं करता। लेकिन अभी नीतीश कुमार जी को आप चलाए जाएंगे मुख्यमंत्री पद के दावेदार में? चलाएंगे मतलब कब तक नाम लिखेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएंगे ही। आप चाह रहे हैं वो सर्वे में भी ना आए? नहीं, नाम लिखेंगे, सरकार में आएंगे, आएंगे पता नहीं सरकार में तो नहीं आएंगे। आज मैं लिख कर दे देता हूँ। आप यार, हर आदमी लिख कर ही दे रहा है सर। हाँ, तो प्रशांत जी भी लिख कर दे रहे हैं, मैं भी लिख कर दे रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी तो नहीं आएंगे। अब जब तक नाम चलाएंगे तब तक कुछ ना कुछ परसेंटेज तो उनका आएगा ना, कोई परसेंट तो लिखेंगे। चौथे नंबर पर लिखेंगे, और मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री का तो एक मुख्यमंत्री यदि चौथे नंबर पर है तो इससे ही आप समझ लीजिए ना। नहीं, तो मुख्यमंत्री चौथे नंबर पर है। मैं आप जेडीयू की बात नहीं कर रहा आपसे, मैं एनडीए के सवाल पूछ रहा हूं। फिर एनडीए कहां है? नहीं, एनडीए के लिए मुश्किल हो गई यदि नीतीश कुमार उसमें कितना वो करते हैं। लेकिन उसमें एक फैक्टर फिर से महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा कहता हूं कि रामचरितमानस में हनुमान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। चिराग पासवान, तो अब वो कितना काम करते हैं, हनुमान किसकी लंका जलाते हैं, कितनी लंका भी है, चौथे नंबर पर। हाँ, तो वो हनुमान जो है वो अपने हनुमान जो राम के साथ कितनी ताकत के साथ खड़े होते हैं और कितना करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी को इस इलेक्शन से मैं तो अलग करके रखता हूँ। बाकी कौन क्या क्या आएगा, और तेजस्वी नंबर 1 पर है मजबूत ताकत के साथ। वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर उनको रिप्लेस कर सकती है नहीं कर सकती, ये बाद की देखने की बात है। लेकिन ये इलेक्शन नीतीश कुमार नहीं है, ये तेजस्वी वर्सेस बीजेपी का इलेक्शन है। अब इसमें कौन बाजी मारता है और उसमें नीतीश कुमार जी कितनी मदद करते हैं नहीं करते, और जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन भी आप लिखेंगे कि नीतीश कुमार को कितने लोग चाहते हैं, तो इतने लोग चाह ही रहे होंगे। लेकिन आप इसी से पूरा इलेक्शन को एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है। वैसे बिहार में एक खबर और, इसको आगे कैरी करेंगे इस खबर को, क्योंकि ये खबर भी अब थोड़ी बड़ी होती जा रही है। जो बिहार का सबसे बड़ा सियासी परिवार है, या लालू यादव का परिवार, उसमें लालू यादव ने अपने सब बड़े बेटे को, तेज प्रताप यादव को बेदखल कर दिया था परिवार से भी और
पार्टी से भी। अब तेज प्रताप यादव खुलकर बात कर रहे हैं और उन्होंने उस पूरी कंट्रोवर्सी पर बात की जिसमें कुछ तस्वीरें उनके सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी महिला मित्र के साथ वो वायरल हो गई थी और इसी के बाद लालू यादव ने एक्शन लिया था। अब तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि लालू यादव के असली उत्तराधिकारी तो हम हैं। तो क्या बिहार में पार्टी और परिवार में एक बड़ी टूट सामने आ रही है और इसका नुकसान भी इलेक्शन में होगा क्या?